नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर करवाया गया है, जिसमें जो बालकों के लिए क्वेश्चन पेपर करवाया गया था उसमें कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, सर ये पेपर भी सॉल्व करवाइए। तो आज के इस क्लास में हम इसी पेपर को सॉल्व करवाएंगे। आगामी परीक्षाएं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये पेपर से क्वेश्चन आपका आएगा, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जिनका पेपर हो गया है भाई उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, जिनका पेपर अभी बाकी है जैसे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में पेपर अभी होना बाकी है, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए यह पेपर महत्वपूर्ण होगा। यहां से क्वेश्चंस कई सारे प्रश्न रिपीट होंगे। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बालक हैं, वो अपना आंसर की मैच कर लेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम पहले 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में 9 जनवरी वाली क्लास में सुबह 11 बजे से रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ी सी इफिशियंसी को घटा देता है। तो पहले हम उत्साह के साथ चलिए 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के। आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये हम बुकलेट कोड आर वाला सॉल्व कर रहे हैं। सभी के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्रम ऑर्डर जो है आगे पीछे दे दिया रहता है। यहां देखिए केवल बालकों के लिए था एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का नाम है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स और टाइम यहां पे 2 घंटे का दिया गया था। चलिए हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पेपर में आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी से पूछा गया था वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जनरेशन है। तो मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जनरेशन 4th जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के जो जिसपे आधारित था मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के नाम, जैसे पहला वैक्यूम ट्यूब्स पर था, उसके बाद ट्रांजिस्टर पर था भाई, उसके बाद आईसी पर था। तो ये सारी बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, सेम क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर बस थोड़ा सा बदल करके दिया गया था। चलिए भाई, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यहां पे आपसे पूछा गया था एक कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पर काम करता है, तो जो डिजिटल डेटा पर काम करेगा वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। विकल्पवा इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। चलिए भैया आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का मुख्य कार्य है? सीपीयू का मुख्य कार्य है तो ये निर्देशों का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर बी will be the right answer for this question। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइसेस को 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है, पहला प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपका रैम आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टोरेज है जो बिजली जाने पर डेटा को खो देता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है जो डेटा को खो देता है। यहां से रैम का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखिएगा। रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, है ना। और कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये सीडी रोम का आप लोग याद रखिएगा। बहरहाल 6 नंबर के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, रैम। चलिए भैया आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया। 7 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में। चलिए भाई तो यहां पे मॉनिटर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। जबकि कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, स्कैनर की बात करें तो ये कुल जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यह भी करवाया गया क्वेश्चन है, हमने आपको क्लास में बताया था, लगभग सभी क्लासेस में मैंने रैम और रोम का फुल फॉर्म आपको बताया था। तो इसमें जिसने गलत किया होगा वो भाई गलत बात है। चलिए रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए भाई 9 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रोम का फुल फॉर्म क्या है? मैंने चिल्ला करके बताया था, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए
यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका क्वेश्चन पेपर ये है, इनका आपका ये आंसर जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के उदाहरण है किसके? पेज ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल है। पेज ओरिएंटेशन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए तो कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों यहां पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड। जब आपसे रीडू पूछे तो रीडू के लिए वाई दबा दीजिएगा, कंट्रोल को साथ में लेकर के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड में वाटर मार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरे चैनल के वीडियो पर वाटर मार्क आपको दिख रहा है, तो ये वाटर मार्क किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? इस प्रश्न के लिए साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप लोग पहले डिजाइन में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे वाटर मार्क, वहां से इनेबल कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे आपका वाटर मार्क लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर डिजाइन टैब हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की लघु कुंजी है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इस प्रश्न के लिए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। देखिए भाई, डायलॉग का इंग्लिश में जब लिखते हैं तो सबसे पहले आता है डी, और कंट्रोल प्लस जब डी जब दबाओगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो है शॉर्टकट की हो जाएगी। डी से डायलॉग और कंट्रोल प्लस डी, इतना बात याद रखना। अगला प्रश्न देखना, 14 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा F12। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किया जाता है एमएस वर्ड दस्तावेज में? तो देखिए भाई, जब हम पीडीएफ बनाते हैं तो हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब जब मैं पीडीएफ बनाता हूं एमएस वर्ड में, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं, तो फॉन्ट कलर पे जा करके फॉन्ट कलर जो है चेंज कर देता हूं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन साथियों प्रैक्टिकल लर्निंग पर आधारित है। अगर आप लोग भी पीडीएफ बनाना सीखिए, प्रयास करिए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपको देख करके याद हो जाती हैं, करते करते याद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, एमएस वर्ड में रूलर विकल्प को सक्षम करने के लिए, एनेबल करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दृश्य व्यू आप जब दबाएंगे तो वहां पे रूलर का ऑप्शन मिलेगा, उसी पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम स्तर सेट होता है, वो डिफॉल्ट रूप से 100% होता है। अब 100% से नीचे आप लोग बाद में घटा भी सकते हैं, और क्वेश्चंस को और बड़ा करना है तो जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन माने घटाना और जूम आउट माने और बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट रूप से पूछा गया है तो 100% पर सेट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, एमएस वर्ड का वैध प्रारूप है तो पॉइंट DOCX आपका राइट आंसर होगा। विकल्प संख्या सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 19 नंबर का, एमएस एक्सेल में डैश मान्य डेटा प्रकार नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कई सारे लोगों का मत है भाई, तो हमारे हिसाब से जो होगा वो आपका लेबल हो जाएगा, यही मान्य प्रकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट में कैरेक्टर होता है, न्यूमेरिकल में कैरेक्टर होता है ना, तो कैरेक्टर तो मान्य होता ही है ना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लेबल। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यदि आपको कहीं पर निश्चित डेटा मिल जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लेबल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, एमएस एक्सेल क्या है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब बालिकाओं का पेपर सॉल्व कराया था, क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है, रिपीट हुआ है। एमएस एक्सेल विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन बालिकाओं वाले क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल रिपीट हुआ है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट पंक्ति के रूप में नामित, ठीक है, रोज को किसमें लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें जो रोज होती हैं, पंक्तियां होती हैं, उनको न्यूमेरिकली लिखा जाता है, जो कॉलम्स होते हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, और रोज और कॉलम मिलाकर के सेल्स का निर्माण कर लेते हैं, तब सेल्स का जो एड्रेस दिया जाता है वो अल्फा न्यूमेरिकली दिया जाता है। रोज का पूछा गया है तो 1 2 3 होगा, कॉलम्स का जब पूछे तो ABC लगाना, और जब सेल्स का पूछे तो A1 B1 C1 आदि लगा सकते हो। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा 1 2 3। चलिए भैया अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसी वर्कशीट में कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है? द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन वर्कशीट इज कॉल्ड ए सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न का क्वेश्चन स्क्रीन पर 23 नंबर का 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, डैश प्रकार का चार्ट डेटा की एकल श्रृंखला के लिए अच्छा है। इस क्वेश्चन का भी आंसर भाई भिन्न भिन्न जगह दिया गया है। हमारे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। विकल्प संख्या डी यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सेल फार्मूला किससे शुरू होता है? तो फार्मूला को बराबर से लिखते हैं। विकल्प आप सभी का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वल टू से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों 25 नंबर का क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+S का उपयोग किया जा सकता है? तो कंट्रोल+S, एस से याद रखना सेव, और सेव यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+S जो है ना, ये सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकट कमांड होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, कार्य पुस्तिका को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करता है? तो देखिए अगर सिर्फ खोलना है तो कंट्रोल+O प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको कंट्रोल+O नहीं दिख रहा है, तो आप देखिए स्विच ओपन वर्कबुक लिखा हुआ है ना, वर्कबुक्स के बीच में ओपन करना, कंपेयर करना, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+टैब। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भी पूछा गया, बालिकाओं के पेपर में भी पूछा गया, RMLAU में, अब बालकों के पेपर में भी पूछा गया। WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके विश्वविद्यालय में भी एकदम यही क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा, तो याद करके रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, इसको बनाने वाले कौन है? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कब बनाए थे? 1990 में लगभग बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों बिल्कुल भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है पिछली क्लास का। ISP का फुल फॉर्म क्या है? I से होता है इंटरनेट, S से होता है सर्विस, और P से होता है प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म होता है। भाई लगता है कि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल मैंने करवाया है क्वेश्चन, इनमें कौन सा वेब ब्राउजर है? तो गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, बिल्कुल करवाया गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल आपका सर्च इंजन है। मैंने को करिकुलर 5th सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट में दूसरी तीसरी क्लास में ही ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। ईमेल क्या है? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या है? एक बात और याद रखिएगा, ईमेल में CC भी आता है, तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन यहां पे बाइंड कार्बन कॉपी लिखा है भाई, बाकी ये तीनों तो आपका बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। वैसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में कह सकते हैं, है ना। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर कैसे देंगे, आंसर के ऊपर नंबर कैसे देंगे। अगला क्वेश्चन, जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल यदि आपको भेजना है, सबसे पहले ईमेल एप्लीकेशन को या जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहां पे कंपोज
कंपोज पर क्लिक करेंगे, कंपोज के बाद सब्जेक्ट, बॉडी, फ्रॉम ये सब लिखेंगे, तब आप भेज पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कंपोज का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम प्रकार है? बात करें कैस्पर स्काई की, ये आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है। बात करें क्विक हील की, ये आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है। बात करें मैकेफी की, ये भी आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है। और डी में ऊपर सभी दिख रहा है, तो इंतजार किस बात का, लगाइए डी ऑप्शन, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर प्रकार संक्रमण के माध्यम से क्लोन या प्रतिकृति नहीं बनाता? क्लोन या प्रतिकृति नहीं बनाता, याद रखो मैंने बताया था, ट्रोजन ऑप्शन में रहे तो ट्रोजन, या फिर ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन में रहे तो ट्रोजन हॉर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रोजन्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, बालिकाओं के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन था। डीएनएस किसी भी डोमेन नाम को अनुवादित करेगा आईपी में, इंटरनेट प्रोटोकॉल में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यूआरएल का आप सभी लोग जिनका पेपर नहीं हुआ है वो लोग याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के 37 नंबर का देखिएगा, आप लोगों से क्या पूछना चाहता है अगला क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो या तो ये क्वेश्चन अपूर्ण है, या तो ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, या तो आधा अधूरा है। क्योंकि अधिनियम पूछ रहा है तो यहाँ पे अधिनियम देना चाहिए ना, आईटी का एक्ट देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। तो आईटी एक्ट का, साइबर सुरक्षा का जो आईटी एक्ट बनाया गया उसका उल्लंघन कौन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अटैक। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है भाई हमको उसी तरह से आंसर करना है। तो अटैक जो है, ये धमकी जो है, ये उल्लंघन करता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 38 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, ईमेल जानकारी चुराने के लिए डैश प्रमुख तरीके हैं। तो यदि किसी की ईमेल जानकारी को आपको चुराना है, चोरी करना है, तो 3 मेजर तरीके होते हैं, 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, या फिर 3 मेजर वेज होते हैं। पहले क्या करिए, स्टीलिंग कुकीज, स्टीलिंग कुकीज आपका पहला, उसके बाद में सोशल इंजीनियरिंग आपका दूसरा, उसके बाद में पासवर्ड फिशिंग टेक्निक, ये आपका तीसरा मेजर वे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम कल की क्लास में बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। सभी लोग 11 बजे जुड़िएगा दिन में सवेरे। आइए अब यहां पे अगली बात देखेंगे, तो 93 नंबर से कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस और दिए गए थे। तो चलिए 93 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं भाई साहब। चलिए भाई चलिए 93 नंबर के क्वेश्चन पे हम सभी लोग आ चुके हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले जान लीजिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता होती है वर्सटेलिटी, दूसरी विशेषता होती है एक्यूरेसी, तीसरी विशेषता होती है डिलीजेंस, तत्परता। तो कौन सी विशेषता नहीं हो गई? आईक्यू नहीं होगी। आईक्यू किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है। किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल तेज होता है तो किसी का थोड़ा सा एवरेज होता है, तो किसी का बिल्कुल ही नहीं होता है। आईक्यू लेवल कंप्यूटर के पास नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, इसी को बृहद रूप में बाइनरी डिजिट कहा जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन सभी साथियों के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? मैंने भाई हर क्लास में आपको बताया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया है? पहली या दूसरी क्लास में मुझे याद आ रहा है मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 97 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? फिजिकल डिवाइस वो होते हैं जिनको आप हाथ से टच कर सकते हैं, तो हाथ से टच करेंगे सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर है ना। माउस आप लोग हाथ से टच कर पाएंगे, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सारी चीजें क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वही आपका राइट आंसर हो जाएगा आईओ। आपसे आई/ओ का फुल फॉर्म पूछे तो आई से बताइएगा इनपुट डिवाइसेस और ओ से बताइएगा आउटपुट डिवाइसेस। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी वाला हो जाएगा।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कंप्यूटर का प्रकार नहीं है जो संचालन का आधार है, बेसिस ऑफ ऑपरेशंस है। तो बेसिस ऑफ ऑपरेशंस के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर हैं? पहला भाई साहब डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा आपका एनालॉग कंप्यूटर, सी आप सभी का हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो नहीं है के लिए भाई इंतजार क्यों, डी ऑप्शन लगाइएगा, रिमोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रिमोट प्रकार के कंप्यूटर होते हैं ये संचालन का आधार नहीं होते हैं। आइए 100 नंबर के क्वेश्चन पर चलिए, शतक वाले प्रश्न पर। कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द उस प्रौद्योगिकी में परिवर्तन है, माने कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन है, चेंजिंग इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है या फिर किया जा रहा था, तो अभी भी किया जाता है। ये जनरेशन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे कंप्यूटर में चेंजिंग होता गया, जनरेशन उसकी बदलती गई। पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए वैक्यूम टाइप्स वाले, उसके बाद में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर आए, और अब लगभग बायोचिप्स का इस्तेमाल करके पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर भी बनाए गए हैं, है ना भाई। तो चलिए आज के क्लास में ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, हमने सॉल्व करा दिया है भाई। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही है, और कल की क्लास में हम रीजनिंग वाला बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे, तो सभी को जुड़ना है, जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आपको किसी भी प्रश्न में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।